क्या होगा देश का? स्वाभाविक है इंपोर्ट बढ़ेगा चाइना से। सारे यदि खिलौने, यानी भगवान की प्रतिमा भी यदि कोई बनाएगा, भारत के जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं, भगवान की प्रतिमा भी यदि कोई बनाएगा तो चाइना बनाएगा। भारत की इंडस्ट्रीज में वह नहीं बन सकता है, उसे भी हमें दुनिया के दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। क्यों नहीं क्राइसिस बढ़ेगी? अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो इम्बैलेंस है, एक्सपोर्ट लगभग हम $500 बिलियन का कर रहे हैं, और नहीं, ये एक्सपोर्ट लगभग $300 बिलियन का हो रहा है और इंपोर्ट हमारा $500 बिलियन का हो रहा है। जो ट्रेड डेफिसिट है $200 बिलियन की, इस डेफिसिट को कैसे आप पूरा करेंगे? जो क्षति हो रही है, इस क्षति को कैसे कंपनसेट करेंगे? कैसे हमारी यह क्षतिपूर्ति होगी? क्या इसके कारण देश में क्राइसिस नहीं बढ़ेगी? अब यह संकट निरंतर गहरा होता जा रहा है। आज मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण के बारे में लोगों से पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। चलते समय मुझे उनके भाषण की एक ब्रीफ नोट कुछ लोगों ने बनाकर दिया कि साहब प्रधानमंत्री जी ने यह बोला है। मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी को भी जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक जो कन्विक्शन होना चाहिए कि हम देश की इकोनॉमी को सुधारेंगे, वह कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस उनके भाषण में हमको देखने को नहीं मिला है। और मैं ऐसा ही भाषण आज से नहीं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से मैं देख रहा हूं, मुझे याद है कॉन्फिडेंस उस समय प्रारंभ में जब यह सरकार बनी थी तो किस हद तक था कि जब महंगाई बढ़ने लगी तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे देशवासियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, 100 महीने के अंदर हम महंगाई को पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे। फिर कहा कि 6 महीने के बाद करेंगे, फिर उसके बाद बोलना ही बंद कर दिया। सब भगवान भरोसे छोड़ दिया कि इस देश का क्या होगा। इस देश को सचमुच हम वाइब्रेंट इंडिया बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं, देश की साख और विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हम स्थापित करना चाहते हैं। लीडरशिप ऐसे व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए जिसके अंदर एक विजन हो, जिसके पास एक विजन हो और साथ ही साथ फर्म कन्विक्शन भी हो। वही व्यक्ति भारत को वाइब्रेंट इंडिया बना सकता है, वही व्यक्ति भारत को इस विश्व का, इस अंतर्राष्ट्रीय जगत का एक इकोनॉमिक पावर बना सकता है। जब विजन ही नहीं है, लोग कहते हैं कि साहब ये आरोप आप कैसे लगाते हैं कि विजन नहीं है इस गवर्नमेंट के पास? क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। मैंने कहा कि भारत जैसे देश को चलाने के लिए केवल इकोनॉमिस्ट होना ही पर्याप्त नहीं है। भारत जैसे देश को चलाने के लिए रियलिस्ट होना चाहिए, केवल अर्थशास्त्री नहीं होना चाहिए बल्कि अर्थशास्त्री भी होना चाहिए। वही भारत को भारत बना सकता है। केवल इकोनॉमिस्ट होना ही यह पर्याप्त नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, वह तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं थे, लेकिन मैं कह सकता हूं इकोनॉमिस्ट नहीं थे लेकिन रियलिस्ट थे। अर्थशास्त्री नहीं थे लेकिन यथार्थ शास्त्री थे, जमीनी हकीकत को समझते थे। आज इनकम डिस्पैरिटी भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। क्यों इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है? 120 करोड़ से अधिक की पॉपुलेशन का हमारा यह देश, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन यहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी हमारे पास मौजूद हैं, उनके अंदर एक स्किल डेवलप करने के लिए जिस सिस्टम को हमको एडॉप्ट करना चाहिए था, उस सिस्टम को भी हमने एडॉप्ट आज तक नहीं किया है। और आज इनकम डिस्पैरिटी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है, आज हमारा भारत रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से भारत को रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में डिवाइड नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रारंभ में ही जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते समय हमने इस बात का ध्यान रखा होता कि भारत जहां शहरों में रहता है, वहीं पर अधिकांश भारत यदि कहीं पर रहता है तो भारत के गांवों में रहता है। और सच्चाई है कि इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कंज्यूमर यदि कोई है तो गांव में रहने वाला जो किसान है, गरीब है, वही आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कंज्यूमर, यदि उसे आप कहना चाहें तो किसान कह सकते हैं, वही, उसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। क्योंकि आज अपनी इंडस्ट्रीज में
हम जो कुछ भी तैयार करते हैं उसको परचेज करने वाली सबसे बड़ी पॉपुलेशन यदि कहीं है तो वह गांवों में रहती है, जो कंज्यूमर के रूप में उन सब सारे सामानों को खरीदने के लिए आती है। लेकिन उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए? आजादी के 65-66 वर्षों में हमने इस बात की चिंता नहीं की। किसानों की आत्महत्या की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही। 3 वर्ष के अंदर लगभग 2 लाख से अधिक किसानों की आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं। फिर भी हमारी सरकार आंख बंद किए हुए है। इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए नहीं उठा रही है। 65 वर्षों के बाद भी आज हमारी यह सरकार फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस जारी करने पर मजबूर हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? 60% लोगों को फूड सिक्योरिटी बिल के माध्यम से यह सरकार कम दर पर अनाज मुहैया कराने का काम करेगी। क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? 60% लोगों की आज हमारे हिंदुस्तान में ऐसी हालत क्यों है कि उन्हें हम सस्ते दर पर पेट भरने के लिए अनाज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ रही है? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और यह जो फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने जारी किया है, मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह से एक पक्षी है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपना तो पहले से ही खराब पड़ा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन की जो कुछ भी आज उत्पादित हो रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता तो यह सरकार जरूर कर रही है, लेकिन इस बात की चिंता यह सरकार नहीं कर रही है कि प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, यह कैसे सुनिश्चित होगा कि प्रोडक्शन कैसे बढ़े और साथ ही साथ प्रोक्योरमेंट भी इस प्रकार से कैसे किया जाए कि प्रोडक्शन करने वाले लोगों को अपने प्रोड्यूस की उचित कीमत मिल सके। इसकी कोई भी चिंता इस ऑर्डिनेंस के अंदर नहीं की गई। मैं समझता हूं कि देश की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। हां, लोग कहते हैं कि साहब आगे आने वाली सरकार क्या इस पर काबू पाएगी, लेकिन हम सबको पूरा कॉन्फिडेंस है कि यदि हमें सरकार बनाने का अवसर मिला तो हम यह दावा नहीं कर सकते कि साल 2 साल के अंदर ही हम सारा चित्र बदल देंगे। लेकिन हां, आज जो हमारी इकोनॉमी डिरेल्ड हो चुकी है उसको कुछ ही वर्षों के अंदर हम पटरी पर लाने में कामयाबी हासिल करेंगे, यह हमको पूरा विश्वास है। हम कोई गलत आश्वासन नहीं देना चाहते। हम कोई गलत आश्वासन नहीं देना चाहते कि सरकार बनते ही हम सारा का सारा जो आज का चित्र है उसको पूरी तरह से केवल 6 महीने में 1 साल के अंदर ही हम बदल देंगे, यह दावा नहीं करना चाहता। हां, लेकिन इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट हम आपको गवर्नमेंट देंगे। और यदि मैं यह कहता हूं, क्यों कहता हूं, हमारी एनडीए की गवर्नमेंट, हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट देश के कई राज्यों में, आप उनके भी परफॉर्मेंस को उठाकर देखिए, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में 10 वर्ष पहले आप गए होंगे और छत्तीसगढ़ आज चले जाइए, छत्तीसगढ़ कुछ बदला हुआ आपको दिखाई देगा। आज हमारे देश में जितनी हमारी पावर की एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, माने बिजली की जितनी भी हमारी जनरेशन की जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, आज हम उतनी भी माने उसके एक बिजली नहीं पैदा कर पा रहे हैं उस कैपेसिटी के आधार पर भी। लेकिन गुजरात में आपको 24 घंटे की बिजली सप्लाई होती है। आप चले जाइए हमारे मध्य प्रदेश में, जो बीमारू राज्य इस हिंदुस्तान के माने जाते थे, उन बीमारू राज्यों में यह मध्य प्रदेश भी था। लेकिन आज मध्य प्रदेश में अब ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि मैं समझता हूं कि इस वर्ष से शायद गांव में रहने वाले लोगों को भी 24 घंटे की बिजली मुहैया हो सकेगी मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में तो 24 घंटे की बिजली मिल ही रही है। यदि हमारी यह सरकारें इस काम को कर सकती हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स इस काम को कर सकती हैं, तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार इस काम को क्यों नहीं कर सकती है? यह बात हमारी समझ के परे है। कई रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, तब जाकर सचमुच हम जिस प्रकार का इकोनॉमिक पावर भारत को बनाना चाहते हैं वैसा हम इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। और इस देश में हम जैसा इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, हम उस इंक्लूसिव ग्रोथ को हासिल करने के भी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी साख गिरी है, और गिरी है तो इस गवर्नमेंट के हर फ्रंट पर विफल होने के कारण, इसके फेल्योर के कारण हमारी यह साख अंतर्राष्ट्रीय जगत में गिरी है। चाहे वह इकोनॉमिक फ्रंट हो,
चाहे वह इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी का फ्रंट हो, चाहे वह डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, हर फ्रंट पर इस गवर्नमेंट की विफलता ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे भारत की साख को समाप्त किया है। और मैं तो सचमुच कभी कभी यह सोचता हूं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के साथ भी कम से कम कुछ ऐसे देश होने चाहिए जो देश हमारे ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें कि भारत हमारा मित्र देश है। एक भी देश जिसके संबंध में हम दावा कर सकें कि वह देश यह महसूस करता है कि भारत हमारा मित्र देश है, एक भी देश नहीं बचा है। चाइना जैसा बड़ा देश तो भारत को चारों तरफ से घेरने की जहां पर कोशिश कर रहा है, उससे हम सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन अब मालदीव जैसे छोटे देश भी अब भारत जैसे बड़े देश को आंख दिखाने की कुवत रखते हैं। कहां चली गई हमारी साख, कहां चली गई हमारी विश्वसनीयता? मैं समझता हूं कि भारत में पुनः इसे रेस्टोर करने की आवश्यकता है। और यहां पर एसोचैम के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इस कार्यक्रम में मैं समझता हूं कि सारे केवल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग ही यहां पर नहीं बैठे हैं, बल्कि बुद्धिजीवी समाज के लोग भी यहां पर बैठे हैं। इस संबंध में केवल राजनीतिक पार्टियों को ही नहीं विचार करना है, बल्कि इस संबंध में आप सबको भी विचार करना है। और ओबामा साहब, जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब जब आए थे यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि 2009 और 2010 में जब आए थे, तो उन्होंने कहा था बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि उसके पहले की एनडीए गवर्नमेंट उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट इमर्जिंग बट इट हैज इमर्ज्ड। माने ऐसा नहीं कि इंडिया इमर्ज कर रहा हो, बल्कि यह इमर्ज कर चुका है। यह एक विश्वास व्यक्त किया था। मैं समझता हूं कि एक ऐसा ही विश्वास भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि एक क्रेडिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, टेस्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि जिसके शासनकाल में करप्शन का एक भी आरोप उसके ऊपर न लग सके। एक ऐसी गवर्नमेंट इस हिंदुस्तान में चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राजकुमार जी धूत और एसोचैम ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देते हुए और आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।